तो इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की गणित विषय के अंतर्गत संपूर्ण गणित विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जिनका आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आना तय है। 29 फरवरी को आप सभी लोगों का गणित विषय का पेपर है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पेपर देने से पहले आज की इस क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं इनको आप तैयार करके ही जाइए, क्योंकि इनका आना आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तय है, फिक्स है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी पर उठा लेंगे और जो प्रश्न हम बता रहे हैं उनको अपने कॉपी पर नोट कर लें। इनका सलूशन भी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने हैं। ठीक, ये एकदम तय है टॉपिक, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, हम संपूर्ण टॉपिक नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम वो टॉपिक ही यहाँ पर बता रहे हैं जिनका बोर्ड पेपर में आना एकदम कंफर्म है। जैसे हम बात करें यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से जब प्रश्न बनेगा संबंध एवं फलन से, तो ये तो आपका तुल्यता संबंध पर बनेगा। ठीक है, तुल्यता संबंध पर एक प्रश्न बनना एकदम तय है। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। साथ ही में अगर आप एकैकी और आच्छादक किसी फलन को एकैकी और आच्छादक प्रूफ करना सीख जाते हो तो 1 या 2 नंबर में प्रश्न यहाँ से भी बनेगा एकैकी और आच्छादक पर। ठीक है, और इस पर मैंने आप सभी को प्रश्न भी कराए हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम इन सभी क्लासों का लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट के रूप में। आप इन सभी टॉपिकों को तैयार कर सकते हो, उसमें कोई भी अन्य टॉपिक नहीं होगा। बस इतने ही पढ़ करके आप देखना अपने स्कोर कितना अच्छा कर लोगे, यही केवल प्रश्न पढ़ के। तो तुल्यता संबंध कैसे किसी दिए गए रिलेशन को प्रूव किया जाता है, एकैकी आच्छादक कैसे प्रूव किया जाता है, मैंने अच्छे से बताया। किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे हमें सतुल्य सिद्ध करना होगा, फिर सममित और फिर संक्रामक। और अगर कोई संबंध सतुल्य, सममित, संक्रामक होता है तो वह संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। एकैकी और आच्छादक को मैंने अलजेब्रिक ग्रुप से अच्छी तरीके से आपको प्रूव करना बताया है। अच्छा, आगे बात करें यहाँ पर, तो जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर से एकदम तय वाला क्वेश्चन अगर हम बताएं तो मुख्य मान इस बार 100% आएगा, लिख के रख लीजिए। मुख्य मान का एक प्रश्न अगर पेपर में ना आया तो बेकार है, तो मुख्य मान पहले निकालना आप सीखिए। तीसरा चैप्टर है आपका आव्यूह। आव्यूह चैप्टर की अगर हम बात करें तो आव्यूह चैप्टर में अब जो बताया, देखिए आव्यूहों का योग, गुणनफल, आव्यूहों की समानता, ये सब आपके लिए नॉर्मली बात है, ये आप सब कर लेंगे। आपको मेनली क्या तैयार करना है, आव्यूह चैप्टर में तैयार करना है किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालना है। ठीक है, परिवर्त आव्यूह। अच्छा, अब मैं तुमको यहाँ पर प्रश्न भी नोट कर लेता हूँ। तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न आता कैसे परिवर्त आव्यूह पर, आता है कि सिद्ध कीजिए a डैश b डैश बराबर सिद्ध कीजिए b डैश a डैश। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही में जो प्रश्न बनता है वो बनता है सममित और विषम सममित आव्यूह पर। सिद्ध करना होता है कि दिए गए आव्यूह को सममित आव्यूह सिद्ध कीजिए, सममित और विषम सममित। आव्यूह की परिभाषा भी पूछी जाती है भैया। ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह की परिभाषा भी पूछी जाती है। जब किसी दिए गए आव्यूह का हम क्या निकालें, परिवर्त आव्यूह निकालें, और आव्यूह में कोई चेंजेस ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह यानी a डैश a के बराबर होता है तो वह सममित आव्यूह कहलाता है, और जब a डैश की वैल्यू -a के बराबर होती है तो वह आपका विषम सममित आव्यूह कहलाता है। इस पर एक एक प्रश्न जरूर आप सॉल्व कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने की फुल संभावना है। ठीक है, अच्छा, आगे बात करें चौथे चैप्टर की, तो चौथा चैप्टर है सारणिक। सारणिक के जो गुणधर्म वाले क्वेश्चन हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए, तो उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारणिक में आपको केवल क्या पढ़ लेना है, सारणिक में देखिए आपके 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा ए इनवर्स निकालना किसी दिए गए आव्यूह का। ठीक है, ए इनवर्स निकालना, और इसमें एक सबसे मेन क्वेश्चन, ऐसा कोई पेपर नहीं जाता जिसमें ना पूछा जाए रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व करना। रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व करना, ये क्वेश्चन भी एकदम तय है। ठीक है, आव्यूह विधि से सॉल्व करना ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में फिक्स है, एकदम क्लियर। ठीक है, अगर आप ए इनवर्स निकालना सीख जाते हो तो इसका मतलब सेकंड वगैरह निकालना जान ही जाओगे, एडजॉइंट ए वगैरह निकालना जान ही जाओगे, और रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व करना सीख गए तो 8 नंबर एकदम भैया क्लियर आपके। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आगे की क्लास से मैं आपको जो दूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छा जो है अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर सको। आगे बात करें
5वें चैप्टर की सतता एवं अवकलनीयता। अगर हम सतता और अवकलनीयता से एकदम कंफर्म वाले क्वेश्चन की बात करें तो अवकलन का क्वेश्चन तो कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन अवकलन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन सबसे जगह देखो, एक्स किसी दी गई लिमिट पर, ठीक है, किसी दी गई सीमा पर, जैसे x बराबर a पर, ठीक, हमको क्या करना हो, किसी फलन की सतता चेक करनी हो, अवकलनीयता चेक करना हो, तो किसी दी गई लिमिट पर फलन की सतता तथा अवकलनीयता ये तय है। अवकलनीयता भले ना, लेकिन सतता जरूर आएगा। सतता तथा अवकलनीयता की जांच करना। अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए हैं, 2023 के सातों सेट सॉल्व कराए हैं। जो विद्यार्थी ने 2023 के सातों सेट सॉल्व कर लिए ना, उसका तो 95 प्लस पक्का है, कहीं नहीं गया। वन शॉट करने के बाद आप जो है वो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 2023 के सातों सेट की, वो कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। ये वैसे भी तैयार हो जाएंगे उन दोनों को करने के बाद। अवकलनीयता, ठीक है, तो किसी दी गई लिमिट पर किसी फलन की हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उस दी गई लिमिट पर LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू निकालते हैं, और उस दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू निकालते हैं। तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो वह फलन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अवकलनीयता के लिए हम LHD RHD निकालते हैं। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रत्येक जो अवकलनीय फलन होता है वो सतत होता है, सिद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये बात एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, 6वें चैप्टर की बात करें, अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग में आपको हम बता दें, क्वेश्चन जो बनता है फिक्स वाला, देखिए वर्धमान ह्रासमान का एक क्वेश्चन बनता है अंतराल ज्ञात करने के लिए। जब फलन वर्धमान है ह्रासमान है, इसके लिए अंतराल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वर्धमान तथा ह्रासमान, ठीक है, वर्धमान तथा ह्रासमान से क्वेश्चन बनेगा 100%, और इसमें अंतराल वाला ही बनेगा। कौन सा बनेगा, अंतराल ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो मैंने कई सारे क्वेश्चन इस पर कराए हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बनता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लैंग्वेज वाले प्रश्न। देखिए मैंने इसकी क्लास 1 शॉर्ट क्लास दी थी, जो हमने कहा था 8 नंबर वाले लैंग्वेज वाले प्रश्न, इसकी क्लास आपको मैं अलग से दूंगा। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लैंग्वेज वाले प्रश्न, निम्निष्ट के भाषा वाले प्रश्न, ये 100% है। इसमें मैं आपको एक क्लास दूंगा जिसमें सारे मैं भाषा वाले प्रश्न कराऊंगा, और जो मैं प्लेलिस्ट आपको दे रहा हूं जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक को ओपन कीजिएगा। ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे ही। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के भाषा वाले प्रश्न भी मैंने आपको कराए हैं, उसकी भी क्लास है, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं, ठीक है। तो पुरानी है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन तो आपके सिलेबस के ही हैं। अच्छा, आगे बात करें 7वें चैप्टर की, तो अगला 7वां चैप्टर है समाकलन। समाकलन में अगर बात करें तो समाकलन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आंशिक भिन्नों खंडसा, ठीक है, वो तो आएगा ही कहीं ना कहीं से। लेकिन सबसे जो निश्चित है वो है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन आपका आएगा NCERT बुक के एग्जाम्पल से। मैंने निश्चित समाकलन की महामैराथन क्लास दी है, आप वही कर डालिए, वही से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने लिए। NCERT बुक के जो उदाहरण के प्रश्न हैं वो आप कर डालिए बस। अब कोई विद्यार्थी यहाँ पर ये नहीं कहेगा सर जी इसको हमको फिर से करा दीजिए, इन सब की क्लास से अपलोडेड है, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बता दिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। NCERT बुक के आप क्या कर दीजिए, NCERT बुक के आप केवल उदाहरण लगा दीजिए, बस उदाहरण लगा लीजिए। हमेशा निश्चित समाकलन का क्वेश्चन लगभग यहीं से आता है, इससे बाहर नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में। उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 8, अगला जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। ये भैया नोट करते जाइएगा, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। बहुत सोच के मैं बता रहा हूँ, आएगा तो 100% पेपर यहीं से आएगा। 8वां जो चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल। साधारण वक्र, देखिए 2 वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल नहीं बचा है, साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, अंतर्गत। अब आप कहोगे इसमें कौन से प्रश्न हम तैयार करें, तो हमने आप लोगों को इसकी 1 शॉर्ट क्लास दी है, इससे बेस्ट क्लास आपको कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। और इसमें हम आपको बता दें कुछ भी न तैयार करो, केवल आप देखिए एक वृत्त वाला है, ठीक है, एक देखो एक वृत्त का समीकरण है, एक दीर्घ वृत्त का है, ठीक है, दीर्घ वृत्त। ये 2-3 क्वेश्चन इसमें ऊपर आपके NCERT के एग्जाम्पल के मैंने 1 शॉर्ट क्लास में कराए हैं, कर लोगे यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये एकदम क्लियर है। और आएगा जरूर एक क्वेश्चन, ये भी तय कि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो तैयार कर डालिए। अच्छा, अगला जो चैप्टर आपका आता है वो आपका आता है साधारण वक्रों के अंतर्गत समाकलन के अनुप्रयोग के बाद अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में अगर हम बात करें तो आप
केवल 3 चीज़ें तैयार कर डालो, 1 शॉर्ट क्लास देखोगे सब ओके हो जाएगा। अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना सीख लो, कब परिभाषित और कब परिभाषित नहीं होती है। तो इसमें 1 नंबर 1 आपको तैयार करना है, कोटि तथा घात। ये 100% भैया, ये हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आएगा कोटि और घात का, क्लियर है। ये पूरा मॉडल पेपर ही आपके समक्ष हम बना के रख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप प्लस इसमें कर लीजिएगा समघात अवकल समीकरण या रैखिक। 100% मैं बता रहा हूँ, समघात या रैखिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो कि 5 या 8 नंबर में ही आएगा। ठीक, ये भी कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। 1 शॉर्ट क्लास करोगे सब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं भाई। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर जो 10 है वो है आपका सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित की मैं 1 शॉर्ट क्लास दे चुका हूं, लेकिन विद्यार्थी देख नहीं रहे हैं। ठीक है, उनको नई वाली ही क्लास चाहिए। अरे जो मैंने सदिश बीजगणित की दी उसमें कुछ और नहीं है, सदिश बीजगणित बदला नहीं है। सदिश बीजगणित मैंने बहुत बेस्ट क्लास आपको दी है। सदिश बीजगणित में जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो आपका है समांतर। इसमें आता है 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट और 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है 2 सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा तो ये ज़्यादा आएगा। उसके बाद हम 3D की बात करें तो 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति। अगला जो चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं बताएंगे, बहुत कम प्रश्न बताएंगे, बस इतने आप तैयार कर लो। 3D में अगर हम बात करें, 3D में जो न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन आता है, 2 समतली और 2 विषमतली। ठीक है, न्यूनतम दूरी वाला प्रश्न 100% मैं बता रहा हूं। अगर 2 प्रश्न तैयार कर लिए समतली और विषमतली, ठीक है, 100% एक प्रश्न आपका 8 नंबर का यहां से भी आएगा। उसके बाद को अगले चैप्टर में देखिए रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन की समस्या सॉल्व करना बहुत आसान है। एक सवाल लगाइए, हर सवाल में वही काम करना है। पहले समीकरणों को समीकरण रूप में बदलिए, बिंदु निकालिए और उनको जो है प्रदर्शित कर दीजिए आरेख बना करके। ठीक है, और उसके बाद जो है बिंदु निकाल लीजिए, अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण निकालना हर एक क्वेश्चन में, ये फ्री के नंबर हैं। उसके बाद जो तीसरा आता है आपका प्रायिकता। तो प्रायिकता में ज़्यादातर जो प्रश्न, देखो वेज प्रमेय भी है, मैं कहता हूँ मानता हूँ। ठीक है, प्रायिकता में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो स्वतंत्र तथा अपवर्जी घटनाओं पर आता है। स्वतंत्र या अपवर्जी, स्वतंत्र और अपवर्जी घटनाओं पर ही बेस क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लास दी है, कर डालिए, नहीं तो अभी क्लास देंगे हम। अपवर्जी घटनाओं पर ही क्वेश्चन आता है। ठीक, ये क्लियर है। चलो ये इसको आप नहीं तैयार कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऊपर के मैं टॉपिक बता चुका हूँ, जैसे देखो मैंने लिखा है समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, न्यूनतम दूरी, ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है भैया, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, कोई दुरिया है ही नहीं इसमें। तो आप सबसे पहले इन प्रश्नों को तैयार करना शुरू कीजिए और कहीं पर नहीं जाना, कोई फीस नहीं देना है, बस नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक दे दिया इन सब का। देखिए जो प्रश्न मैंने क्रम से लिखे, बिल्कुल क्रम से क्लास है आपकी जुड़ी हुई है, आप कर डालिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ बोर्ड एग्जाम 2024 29 फरवरी को आप पेपर को धुआं कर दोगे, पेपर को उड़ा के रख दोगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।